प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं सुधा जैन सुदीप, हिंदी अध्यापिका, स्टेट रिसोर्स पर्सन, बाल साहित्यकार पुरस्कृत एवं अध्यापक राज्य पुरस्कार पुरस्कृत आज आपके रूबरू हो रही हूँ। आपके पाठ्यक्रम से कहानी लेकर दो हाथ, जो कि डॉक्टर इंदु बाली जी द्वारा लिखी गई है। प्रस्तुत है कहानी दो हाथ। बर्तन साफ कर नीरू ने रसोई को धोया और फिर घर के अगले काम में लग गई। घर का काम और कॉलेज की पढ़ाई, बस यही उसका जीवन था। माँ का अभाव प्रायः उसे खला करता। अपनी हम उम्र सहेलियों को खेलते देखती तो उसके मन में टीस सी उठने लगती। काश उसकी भी माँ होती तो वह भी इसी तरह बेफिक्र सी चहकती, गाती, झूमती, नाचती। यही सोचते हुए मशीन की तरह अपना काम निपटाकर पढ़ाई की किताबें ले उनमें डूब जाती। कभी कभी पढ़ते और काम करते समय जब उसका ध्यान अपने हाथों की ओर जाता तो वह उदास हो जाती। फिर सोचती, मोर के पैर भी तो कुरूप होते हैं, इससे क्या होता है? सुंदरता में क्या वह मोर से कम है? भगवान ने उसे सुंदर चेहरा दिया है। हाथों से दिन भर काम करेगी तो उनमें सुंदरता और कोमलता कहाँ से आएगी? कभी बर्तन मांजना, कभी झाड़ू देना, कभी चपाती सेकते हुए हाथ का जलना, बस हर पल काम और काम। रसोई का काम निपटा चुपचाप कपड़ों का ढेर धोना। किंतु रात को जब पिताजी सर पर हाथ रखकर कहते, मेरी बेटी थक गई होगी, तो पिता का अपार दुलार पाकर सभी अभाव भूल जाती। उनका प्यार भरा स्पर्श बड़ा सुखद लगता। आपको एक बुझारत आती है? कौन सी? हरे हरे पत्ते में लाल लाल पहाड़, इसके अंदर काले काले चोर। हरे हरे पत्ते के ऊपर लाल लाल पहाड़ी। मुन्ना, तेरे को आता है? ये कौन सी बुझारत पूछ रही है? नहीं आती दीदी। नहीं? दोबारा बताना। हरे हरे पत्ते पे लाल लाल पहाड़ी, अंदर काले काले चोर। पिताजी मेरे ख्याल में तो तरबूज होगा। ओ, इतनी सी बात हमें पता ही नहीं चली। कभी वह हंसते हंसते उदास हो जाती। पिता झट पूछते, क्या बात है बेटी? मेरी बिटिया रानी उदास क्यों है? कुछ नहीं पिताजी, कुछ नहीं। अरे अरे, तुम तो रो रही हो, क्या बात है? नहीं नहीं, हाँ बस यूं ही मन भर आया था। बिना बातों के मन भर आया था? यह भी कभी होता है। शायद माँ की बातें याद आ रही हैं। क्यों, ठीक है ना? नहीं नहीं, तो हाँ, नहीं नहीं। और वह ऐसा कहते फूट फूट कर रो पड़ती। पिताजी सिर पर हाथ फेरते हुए कहते, शायद मैं तुम्हें माँ का पूरा प्यार नहीं दे पाया।
उनकी आंखें भी डबडबा जाती। नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं पिताजी। वह तो जाने क्यों बस वैसे ही याद आ गई। भला आपसे अधिक प्यार कौन दे सकता है। उसी समय नीरू को ध्यान आया कि अभी उसे ढेर सारा काम करना है। रसोई में सारे बर्तन जूठे पड़े हैं, चूल्हे को लीपना है, कल के लिए कोयले तोड़ने हैं। इस बार लकड़ियाँ इतनी मोटी हैं कि रोज़ कुल्हाड़ी से उन्हें छांटना होता है। उसे याद आया कैसे माँ उसे घर का कोई काम करने नहीं देती थी। जब कभी माँ का हाथ बटाने के लिए कुछ करना चाहती, माँ कह देती, माँ मैं कुछ करवाऊँ आपके साथ? अरे ये काम तेरे करने के नहीं है। हम अनपढ़ औरतें तो जानवर होती है, जानवर। नहीं नहीं माँ, नहीं नहीं। ये देख कैसी मोटी मोटी खुरदरी उंगलियां, कटी फटी चमड़ी और टेढ़े मेढ़े नाखून, और तुम्हारे कितनी ककड़ी जैसी कोमल उंगलियां। इन 5 उंगलियों में 5 अंगूठियां डलवाऊंगी, 5 अंगूठियां, और मेहंदी रचाऊंगी, कलाई को चूड़ियों से सजाऊंगी। देखना कितनी धूमधाम से तुम्हारी शादी करूंगी। और माँ उन्हें गहराई से छू चूम लेती। पर अब नीरू जैसे ही अपने हाथों को देखती, उसका सपना टूटने लगता। मन की गहराई में जाने कैसा तूफान घिरने उभरने लगता। काम करते हुए कई बार नीरू का ध्यान इस बात की ओर चला जाता और वह सोचती, क्या उसके हाथ हमेशा ऐसे ही रहेंगे, पहले जैसे कभी ना होंगे। अनजाने ही वह अपने हाथों को छिपाने की कोशिश करती। माँ की याद उसे और बेचैन करने लगती। अगले दिन रसोई में नीरू काम कर रही थी। पिता दफ्तर से लौटे थे। और आते ही प्यार से नीरू को पास बुलाकर कहने लगी, आज से मैंने मन में सोचा है कि घर का सारा काम मैं किया करूँगा, क्योंकि तू थक जाती है, अकेली है। नहीं पिताजी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तेरे भाई बहन है, नहीं, तू नहीं। अकेली है, तू थक जाती है, मैं सारा काम किया करूँगा। नहीं पिताजी कोई नहीं, चिंता ना कर तू। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मेरे रहते आप काम कैसे कर सकते हैं? नहीं नहीं आप भी तो करते हैं ना, मेरे होते हुए आप भी तो सभी काम करते हैं ना। ऐसे नहीं होगा पिताजी, ऐसे नहीं हो सकता। कोई नहीं, तो ऐसा करेंगे, दोनों काम बांट के कर लिया करेंगे। तभी नीरू और भी जोर जोर से रोने लगी और बोली, पिताजी कॉलेज में लड़कियां मुझे चिढ़ाती है, कहती हैं कि चेहरे के सौंदर्य के बाद हाथों का सौंदर्य होता है। तेरे हाथ तो दासियों जैसे हैं, तेरे साथ कोई शादी नहीं करेगा, कोई तेरे साथ शादी नहीं करेगा। भला किसी ने नौकरानी या दासी से शादी करनी है, न जाने क्या मेरा उपहास करती। जाने कौन ऐसी तेरे मन में बातें बांटता रहता है, सब पगली हैं। देखो नीरू, काम करने वाले की शोभा तो उसके हाथों से ही अंकी जाती है। अपने हाथ से काम करने वाली लड़की तो शक्ति और संपन्नता की प्रतीक होती है। काम करने वाले ये 2 हाथ तो मानव जीवन की शोभा हैं। भगवान ने ये 2 हाथ कर्म करने के लिए बनाए हैं।
यही इतिहास, संस्कृति और साहित्य का निर्माण करते हैं। हाथों का सौंदर्य तो कर्म की गति के साथ सुंदर से सुंदरतर और सुंदरतर से सुंदरतम होता है। ठीक है पिताजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अब मैं उनकी बातें नहीं सुनूंगी, अब मुझे ठीक है पता चल गया है। और वह अपने पिता के चेहरे की तरफ श्रद्धालु भक्त की तरह देखने लग गई। उनके चेहरे पर ऐसा भाव उदय हुआ कि जिसकी गहराई के रहस्य से नीरू का अंतर मन प्रकाशित होने लगा था। वह अपने काम में फिर से लग गई। तरह तरह के पकवान बना टेबल संवारने लगी। 2 हाथों के सौंदर्य का रहस्य धीरे धीरे परत दर परत खुलने लगा था। माँ की मृत्यु के बाद भाई बहनों को संभालने का सारा बोझ उसने ही उठा लिया था। सभी छोटे भाई बहन खेलने खाने में मस्त रहते और माँ की तरह गंभीर स्वभाव के कारण नीरू अपनी ही धुन में समस्त कर्तव्य निभाती रहती। पढ़ाई में सबसे आगे रहती, घर के काम में व्यस्त रहती और उसका हाथ कलम पर भी खूब चलता था। उसने सपना देखा, 2 हाथ 2 हाथ 2 हाथ, चारों तरफ सुंदर सुंदर कमल रूपी हाथ दिखाई देते थे। सारा आकाश उन हाथों से भर गया था। पर वह अंधेरा कैसा है? वह घबरा जाती है। उसे उस अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। उसका दम घुटने लगता है। तभी उनके मध्य से उदित होते 2 कटे फटे मैले धब्बेदार टेढ़े नाखूनों वाले, आटा लगे, कहीं से जले काले पीले बदशक्ल 2 हाथ दिखाई दिए। पर अजीब बात है, उन 2 हाथों के उदित होते ही वातावरण जगमगा उठा। जैसे सूर्य के उदित होते ही रात्रि का अंधकार जगमगा उठता है और सुंदर हाथ तारों के समान कहीं खो गए थे। नीरू यह अनोखा सपना देखकर फिर सो ना पाई। उसके मन में अजीब उद्वेलन सा हो रहा था। प्रातः का समय था, बहुत ही व्यस्तता का समय था। हर तरफ जल्दी और भाग दौड़। कोई कुछ मांग रहा था तो कोई कुछ, बस समय भी भाग रहा था। नीरू किसी तरह सारा काम निपटाकर तैयार हुई और जल्दी जल्दी करते हुए कॉलेज जा पहुंची। पर जल्दी में हाथ धोना ही भूल गई और वहां पहुंचने के बाद ही उसे याद आया कि वह तो हाथ धोना भूल ही गई। पर अब क्या हो सकता था? सभी बैठ चुके थे, सभापति आ चुके थे। भागते भागते ही वह अपनी निश्चित कुर्सी पर पहुंची और उदास खोई सी बैठ गई। आज हमारे समारोह में सभापति उपस्थित हैं। आइए शुरू करते हैं आज का पुरस्कार वितरण समारोह। हमारे सभापति को लेकर आएंगे हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल मैडम जसवीर कौर जी।
ये भाग दूसरा, प्रथम स्थान नीरू। बड़े चाव से भागती हुई वह स्टेज पर गई, पर इनाम लेने के लिए यूं ही हाथ फैलाए, शर्म से उसके हाथ कांपने लगे। चित्रकला प्रथम स्थान नीरू। तेज दौड़ प्रथम स्थान नीरू। और आंखों से आंसू टपकने लगे। इनाम बंट जाने के बाद अब मैं सभापति जी को 2 शब्द बोलने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सभापति ने कहा, एक विशेष इनाम देने का मन कर रहा है और उसका वह इनाम है जिस लड़की के हाथ सबसे सुंदर होंगे, ये पुरस्कार उसी को दिया जाएगा। इतना सुनना ही था कि सुंदर सुंदर हाथ अपने अपने को संवारते से आ धमके। आज वे सभी लड़कियां बहुत खुश थी। उनकी किस्मत जाग उठी थी। कोई उनके हाथों का मूल्य डालने वाला तो मिला, पर उधर नीरू मौन सिर झुकाए बैठी थी। इतनी उदास और इतनी शर्मिंदा तो वह पहले कभी ना हुई थी। उसकी समस्त सहन शक्ति मानो खो गई थी। उसे लगने लगा था एक भयंकर विस्फोट होगा और वह धरती में ही समा जाएगी। सभापति ने निर्णय सुनाया तो सभी चौंक गए। वह कह रहे थे, नीरू के 2 हाथ मुझे पिछले 4 घंटों से अपने अपूर्व सौंदर्य के प्रति आकर्षित कर रहे थे। आज मैंने जाना, सुंदर हाथ कर्म से सजते हैं। कर्मशीलता ही हाथों की शोभा होती है। हाथ सृजक हैं। उनका सौंदर्य कार्य करने की क्षमता है। वह जीवन का बाह्य नहीं है, आंतरिक सौंदर्य और श्रृंगार ही है। वह हाथ कितने सुंदर हो सकते हैं जिन्हें कर्म साधना में अपनी ही होश नहीं और जो केवल दूसरों की सेवा में लगे हैं। हाथों पर लगा आटा, काले पीले जले निशान स्थान स्थान से कटे फटे नदी नालों सम बहता अद्वितीय अलौकिक सृष्टि का अपार सौंदर्य मानो यहीं आकर समा गया हो। ऐसे सुंदर हाथ मैंने पहले कभी नहीं देखे। ये कहते कहते सभापति समस्त हाल में बैठी लड़कियों की तरफ देखने लगे, जैसे उनकी आंखें कहीं दूर खो गई हों। आज मैं नीरू जी को मंच पर आने के लिए आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और अपने हाथों के सौंदर्य के लिए विशेष इनाम ग्रहण करें। नीरू मुबारक। नीरू इनाम लेकर लौट रही थी। वह खुश थी। धरती समगंभीर और सागर सी अपार थी। उसकी खुशी की उपलब्धि। उसने अपने हाथों की ओर देखा।
उसे आज से दोनों हाथ सुंदर लग रहे थे। साथ यह भी उसके मन में आया कि सौंदर्य का केंद्र बिंदु कहाँ है। तो ये थी बच्चों कहानी दो हाथ, जो कि डॉक्टर इंदु बाली जी द्वारा लिखी गई थी। बच्चों, इस पाठ में आपने जाना कि जो हाथ हैं, जो उस परमात्मा ने हमें हाथ दिए हैं, ये कर्म से सजते हैं। बाहरी सौंदर्य का कोई मोल नहीं है। कर्मशीलता इनका आंतरिक सौंदर्य है, उन्हीं का मोल है। इन हाथों को, अपने हाथों को किसी की सेवा में, अच्छे काम करने में और अपनी ज़िंदगी संवारने में लगाइए। यही इस पाठ का संदेश है और यही मुख्य शिक्षा इस पाठ से हमें मिलती है। उम्मीद है आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।